नमस्कार दोस्तों। आज का जो पॉडकास्ट है वो बेसिकली इस पे डिपेंड करेगा कि व्हाई डू वी हैव दिस कंडीशनिंग ऑफ रीडिंग शास्त्र एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग शास्त्र एंड एक्सपीरियंसिंग इट। Why do we supposed to read Shastra? Why do we supposed to read the books inside ourselves? Today we are going to see in this podcast. तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले की बात है, जब मैंने स्पिरिचुअल जर्नी अपनी चालू करी। तो शुरू में मैंने भगवत गीता का अध्ययन किया, अष्टावक्र गीता पढ़ी, पतंजलि योग सूत्र पढ़ा। समझ नहीं आया बट फिर भी कोशिश करी कि पढ़ने की कोशिश करूं कि क्या कहा जा रहा है। फिर अल्टीमेटली जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अष्टावक्र गीता बाय संदीप महेश्वरी मैंने सुना। वहाँ से एक सरलता के भाव से जब उन्होंने समझाया तब मुझे चीज़ें ग्रैस्प हुई कि दुख उसी को हो रहा है जो आदमी अपने आप को शरीर मान रहा है। जो आदमी अपने आप को शरीर नहीं मान रहा है उसको एक पर्टिकुलर प्रकार का दुख नहीं हो रहा है, बाकी दूसरे प्रकार के दुख होते हैं, वो तो होंगे ही होंगे। अब इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ऑलमोस्ट 2018-19 तक मैंने ये देखा कि मैं बिना किताबों के तो कुछ हो ही नहीं। अगर आज मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ तो मेरी कोई अहमियत नहीं है। कल अगर YouTube डिलीट हो गया तो मैं वापस सफरिंग में चला जाऊँगा। कल अगर किताबें जल गईं तो मैं वापस सफरिंग में चला जाऊंगा। तो मेरे अपने खुद के अस्तित्व का कोई सिद्धांत है कि नहीं, कोई महत्व है कि नहीं है, कोई मूल्य है कि नहीं है, कि क्या मैं इसको स्वतंत्रता रूपी, अगर कोई किताब ना हो, कोई यूट्यूब ना हो, कोई इंटरनेट ना हो, तो क्या मैं सरवाइव कर सकता हूं। यहां से ये जो सवाल थे, ये जो प्रश्न थे, मुझे कुरेदने लगे। और देखा जाए तो हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती किसी और की। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो या तो किताब में पढ़ो या तो इंटरनेट में पढ़ो। माइंड को कंट्रोल करना है तो जाके पहले लिखो हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। लोनलीनेस हो रही है तो जाके पहले लिखो हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस। तो ये गूगल सर्च और यूट्यूब सर्च अगर नहीं होंगे तो क्या मेरा कोई अस्तित्व बचेगा? क्या मेरा कोई सिद्धांत है? इस तरीके के सवाल, इस तरीके के प्रश्न मुझे परेशान करने लगे। और वहीं से एक नया प्रश्न की शुरुआत हुई। वो प्रश्न ये था कि हाउ टू बी इंडिपेंडेंट इन स्पिरिचुअलिटी। कैसे खुद को अपना गुरु बना ले। कई लोग मेरे पे निर्भर करते हैं, कई लोग दूसरे यूट्यूब गुरुज पे निर्भर करते हैं, कई पुराने गुरुओं पे निर्भर करते हैं जो लिख के गए हैं। ये तीनों ही रास्ते महामूर्खता की तरफ ले जाएंगे आपको आज तक पूरे हिस्ट्री में ऐसा किसी ने नहीं बोला होगा, चाहे वो यूट्यूब गुरु की हिस्ट्री हो कोई, या कोई किताब की हिस्ट्री हो। मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि आपको कुछ भी चाहिए आपको पहले टाइप करना पड़ता है। तो ये टाइप करना ही क्यों पड़ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ, ये टाइप क्यों करना पड़ रहा है कि हाउ टू ओवरकम ब्रेकअप्स, ये क्यों टाइप करना पड़ रहा है भाई? शुरू में आप टाइप करो, अच्छा है। जैसे मैंने शुरू में 3-4 साल बहुत ज़्यादा सुना है लोगों को, और
एक कंडीशनिंग बनाई है माइंड की, क्योंकि पहले एक शिक्षा लेना ज़रूरी है, एक बेस बनाना ज़रूरी है, एक फाउंडेशन, एक बुनियाद, एक नींव डालना ज़रूरी है। वो नींव जो है वो है किताबों की नींव, वो नींव जो है वो है वीडियोस की नींव। जो अच्छे गुरु हैं, जो अच्छे हमारे मेंटर्स हैं, उनको सुनना है, वो क्या कहना चाहते हैं पहले ये समझना है। तो सुकरात की एक बात जो है, यहाँ इंडिया में उसको सुकरात बोलते हैं, वैसे सॉक्रेटीज है सुकरात सुकरात बोलते हैं सब, बट एनीवे काफ़ी फेमस है, यानी इसका मतलब इंडिया में सुकरात, तभी तो सुकरात नाम पड़ा। काफ़ी सालों से, शताब्दियों से सुना जा रहा होगा। सुकरात ने एक कोट कहा था, अ पर्सन हु लर्न्स फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस is very intelligent and broad minded, मतलब उससे ऊपर कोई आदमी नहीं है। and also he is learning from others experiences, that means writing books, reading books and all that. a person who just reads the book, यानी he learns from his own other experiences, दूसरों के अनुभवों से सीखने वाले पर्सन को एवरेज माइंडेड कहेंगे। ये दूसरी कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी ये है कि जिस आदमी को हर सवाल का जवाब खुद ही पता हो, वो आदमी इस दुनिया का सबसे बड़ा महामूर्ख होता है। अ पर्सन हु नोज ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन एंड इज नॉट ओपन टू लर्न फ्रॉम एनी अदर एक्सपीरियंसेस, his own experiences, there is no learning, only he knows, वो कहते हैं कि हमें सब पता, हमें मत बताओ, तो he is the most stupidest person of all time। ये तीन कैटेगरी होती हैं और ये बहुत बड़ी बात है, समझना जरूरी है। 2018-19 में संदीप महेश्वरी को सुनना एक कह सकते हैं कि रुकावट हो गई उसमें। क्यों? क्योंकि नया कुछ नहीं था। जो कुछ भी उन्होंने बताया था वो मैंने अपने जिंदगी में देख लिया, अपने साथ कर लिया। अब उसमें नया क्या है? अब तुम चाहे कितनी भी बुकें पढ़ लो, मैं ही साउंड ऑफ साइलेंस हूं, मैं ही साउंड ऑफ साइलेंस हूं, हर जगह वही बताया जा रहा है। मांडूक उपनिषद उठा लो, कोई भी उपनिषद उठा लो, अल्टीमेटली वही होगा कि मैं ही बीज हूं, बीजा मैं ही हूं, बीजा मैं ही हूं। ठीक है, आप लोग को शायद इस चीज का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है पहले कि जिस आदमी ने एक बार समझ लिया, उसके अंदर चला गया, और अंदर चला जाना ऐसे नहीं है कि हाँ ये कौन सा कलर है, नीला कलर है तो मुझे पता है नीला कलर है तो मुझे पता चल चुका है, ये नहीं होता है। क्या आपने पूछा मैं कौन हूं, मैंने कहा आप आत्मा हो, नहीं हाँ समझ में आ गया, ऐसे नहीं होता है। ये सबकॉन्शियस लेवल तक जाना होता है। इसको सबकॉन्शियस लेवल तक जाने के लिए बहुत इसका अभ्यास करना पड़ता है। तो जब 3 4 5 6 साल हो गए, 2020 आ गया, 2021 आ गया, ऑलमोस्ट अभी 8वां साल चल रहा है मेरा स्पिरिचुअलिटी में, 9वां साल कह सकते हैं। देखिए 16 में चालू किया था, 5 साल तो वही हो गए, 16 17 18 19 20, ठीक है, 21 22 7 साल, या 8वां साल कंप्लीट हो जाएगा इस बार। अब इसके बाद 9वां साल चालू होगा, अगस्त के बाद 9वां साल चालू हो जाएगा। ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं, मतलब अगले 2 सालों में 10 साल हो जाएंगे। अब इन 10 सालों में एक यात्रा से होके गुजरा हूं मैं। मेरे साथ क्या सीन है कि जब 6 7 साल हो गए तो मैंने ये रियलाइज किया, ठीक है अब मुझे ये तो अभ्यस्त हो चुका हूं मैं इस चीज को लेके कि मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या है, लेकिन चीजें रिपीट हो रही हैं, कुछ और भी तो होगा, कुछ नया, कुछ जानने लायक। तो मैंने 2021 में कृष्णमूर्ति का साथ पकड़ लिया।
क्योंकि अ पर्सन हु लर्न्स फ्रॉम एवरीबडीज एक्सपीरियंसेस, नॉट जस्ट हिज और सम पर्टिकुलर पर्सन, कि मैंने अपने से सीखा, सामने वाले एक बंदे से सीखा। जैसे आप लोग क्या करते हो, खुद से सीखते हो, खुद से तो चलो नहीं भी सीखते, चलो सामने वाले से ही सीखते हो, लेकिन फिर उसमें से कुछ भी लोग होंगे जो खुद से भी सीख रहे हैं और सामने वाले से भी सीख रहे हैं। लेकिन एक और लेवल होता है, वो होता है सबसे सीखने में, कि जैसे कृष्णमूर्ति का क्या टेक है, ओशो का क्या टेक है, रमन महर्षि का क्या टेक है, भगवान कृष्ण का क्या टेक है। तो अलग अलग अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। उसमें नया होता है कुछ, कि अलग अलग दिशाओं से जब वो बताते हैं, अलग अलग एंगलों से, अलग अलग दृष्टिकोण से, तो अलग अलग होता है। अब क्या हुआ, एक पॉइंट आया जहां पे सारी चीजें आपने समझ ली, समझ तो ली, लाइफ भी आपकी सेट चल रही है, कि अगर देखा जाए तो आप समझ चुके हो कि मैं कौन हूं। लेकिन जब ये हो रहा था तो मैंने देखा मेरे अंदर ये ऐसी चीजें आई कि अभी भी लाइफ में हर एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। जैसे कि मैंने एक ये नोटिस किया कि आत्मा से सिर्फ सफरिंग नहीं होती है, यानी सफरिंग का जो स्रोत है वो एक प्रकार का नहीं होता है, अलग अलग प्रकार की होती है सफरिंग। ये एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है कई गुरुओं में, जो कहते हैं जिसने आत्मा को नहीं समझा उसी की सफरिंग होती है। ऐसा नहीं है। सफरिंग विच इज हैपनिंग बाय stiffness of the muscle is also a suffering. A suffering which is happening because of the tightness of the muscle, that is also a suffering. And all these prakar of suffering, all these types of suffering, the center point is mood. The mood is affected in all these 6 types of suffering. Suffering by desire is a different kind of suffering. Suffering by your body, which is called physical suffering, is a different kind of suffering. Suffering through the absence of a chemical which has to be there, that is a different type of suffering. So ऐसे अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटली आप एक चीज पे पहुंचेंगे, there is something called as intellectual suffering and then there is something called as non-intellectual suffering. यही 2 प्रकार की सफरिंग होती है। इसमें फर्दर कैटेगरीज डिवाइडेड है। देखिए, कभी भी एक चीज नहीं होती है, शाखाएं होती हैं। ये जैसे अब टहनी से शाखाएं निकलती हैं, एक टहनी निकली, उसकी एक और शाखाएं निकली, उस शाखा से शाखा निकली, शाखा से शाखा निकली, ऐसे होता है। लाइफ ऐसे काम करती है, एक प्रकार की कोई सफरिंग नहीं होती। वैसे ही एक रीजन से क्रोध नहीं होता है, कि क्रोध होता है डिजायर पूरा नहीं हुआ इसलिए क्रोध। क्रोध बहुत सारे रीजन से होता है। इसका कोई जवाब नहीं है कि हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। अरे भैया, फॉर यू द एंगर सोर्स इज डिफरेंट, फॉर मी द एंगर सोर्स। हाउ कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर? हाउ कैन आई आंसर? आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी में इरिटेशन है। कोई दूसरा आदमी गुस्सा आ रहा है, वो एक्सेस सेक्स कर रहा है, एक्सेस मैस्टरबेट कर रहा है। कोई तीसरे आदमी को गुस्सा आ रहा है, नशा कर रहा है। कोई चौथे आदमी को गुस्सा आ रहा है कि उसकी बीवी किसी और के साथ भाग गई। तो गुस्सा तो अलग अलग प्रकार से होता है ना। तो अगर हम गुस्से को भी डिवाइड करें सुपरफिशियली, तो हम देखेंगे कि एक होता है एक्सटर्नल स्टिमुलेटेड एंगर, जो बाहर से किया जा रहा है। एक होता है इंटरनल स्टिमुलेटेड एंगर। अल्टीमेटली आप देखोगे एवरीथिंग इज डिवाइडेड इनटू ऑल दीज थिंग्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब इंटरनल में भी बहुत सारे रीजन है। बॉडी हो सकती है, अल्कोहल हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं एंगर। एंगर का एक रीजन नहीं है, एंगर के बहुत सारे रीजन हैं। वैसे ही हर चीज का एक आंसर नहीं होता। सफरिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे मैंने बोला था कि 6 प्रकार की सफरिंग होती है। फंडामेंटली अगर देखेंगे तो या तो नॉन इंटेलेक्चुअल सफरिंग है या इंटेलेक्चुअल सफरिंग। इंटेलेक्चुअल सफरिंग क्या होती है?
अ सफरिंग विच इज कॉज्ड बाय अ थॉट. थॉट क्यों आता है? बिकॉज देयर इज अ डिजायर. दीज बोथ आर लिंक्ड. एक विचार कभी भी नहीं आएगा अगर कोई वासना नहीं है, तो कोई इच्छा नहीं है, कोई विश नहीं है, तो विचार आएगा ही नहीं. आप बैठे हुए हो, आप सोच रहे हो माया 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 माया, अंजलि अंजलि. इट्स अ फकिंग डिजायर. मुझे सिंगर बनना है, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ₹1,00,000 महीना चाहिए. इट्स ऑल डिजायर. मुझे कार चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे. इट्स ऑल डिजायर. हाँ, देर आर डिजायर्स, देर आर थॉट्स विच इज इनवॉलेंट्री थॉट. फॉर एग्जाम्पल, सुबह सुबह आप कहीं ट्रैफिक में चले गए, रात में सो रहे हो, तो पै 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 बज रहा है. दैट इज एन इनवॉलेंट्री थॉट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग ना. अब थॉट, अब मैंने थॉट बोल दिया तो आप एक चीज पकड़ लोगे, जबकि थॉट भी 2 प्रकार के होते हैं. मतलब हर जगह आप देखोगे तो डुअलिटी मिलेगी ही मिलेगी आपको. एक थॉट होता है जो होता है इंटेलेक्चुअल, एक थॉट होता है जो होता है इनवॉलेंट्री थॉट. जैसे आप एग्जाम में कुछ लिख रहे हो तो गाना बज रहा है और गाना बजे ही जा रहा है. दैट इज इनवॉलेंट्री, अनकंट्रोलेबल थॉट विच इज हैपनिंग बिकॉज द बम्बार्डमेंट इज देयर. बम्बार्डमेंट ऑफ वॉट? बम्बार्डमेंट ऑफ सेंसेस. इट्स वेरी डीप. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग ना. इट्स वेरी डीप. First of all these things has to be perceived by you. That is why observation is very important. It's very important. The observation is really, really, really important. You cannot just tell everything in a single podcast. And you, as a listener also, आप भी ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं एक पॉडकास्ट सुन लूं, मुझे समझ में आ जाए बॉडी माइंड स्ट्रक्चर क्या है. समझ ही नहीं आएगा. और एक और महान पुरुष आते हैं, वो कहेंगे आत्मा को जान लो, सब कुछ सही. अरे भैया, आत्मा को जानने से आइडेंटिफिकेशन सही होती है. बॉडी माइंड को भी तो जानना पड़ेगा. अब इस सबको कैसे जाने? तो मैंने 18-19 में दिमाग लगाना चालू किया. मैंने कहा हाउ टू बी इंडिपेंडेंट बाय योर सेल्फ. क्योंकि कृष्ण मूर्ति को भी सुनना था, मिस्टर महेश्वरी को भी सुन लिया था. मैंने कहा अभी काफ़ी टाइम हो गया, मतलब मैं अपने खुद से कैसे खड़ा हो जाऊँ. तो मैंने समझ में आया कि एक चीज़ सिंपल सी, एक कॉमन पैटर्न समझ में आया सारे गुरुओं में, जो एक्चुअली वे गुरु कहते हैं, कहलाए जा सकते हैं. वो ये था कि दे ऑब्जर्व एंड देन दे क्वेश्चन इट. ये 2 फंडामेंटल चीज़ें हैं. दे आर एट कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. मतलब दिन के 24 घंटे में एटलीस्ट 15 से 16 घंटे ऑब्जर्वेशन मोड में है वो. ऑब्जर्वेशन मोड मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं बैठ गए और देख रहे हो. दैट इज नॉट जस्ट द ऑब्जर्वेशन. व्हेन यू आर डूइंग सम एक्टिविटी, देन ऑल्सो यू आर ऑब्जर्विंग. लेट्स से यू आर डूइंग सेक्स, देन ऑल्सो यू आर ऑब्जर्विंग हाउ द माइंड इज हैपनिंग. व्हाट इज द स्टेट ऑफ द माइंड? हाउ इज द, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड? व्हाट इज, हाउ द इंटरनल एनवायरमेंट इज वर्किंग राइट नाउ. माइंड में क्या हो रहा है? एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैं सेक्स करूं क्या. यहीं से एक ऑब्जर्वेशन आई. एग्जाम्पल नंबर 1 है ये कि मैंने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि अगर ऑर्गेजम नहीं हुआ तो पार्टनर को गुस्सा आता है, चाहे वो मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो. ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है. हो सकता है आपको ये पता हो, लेकिन आपने कभी दिमाग नहीं लगाया हो. एक ऑब्जर्वेशन और है कि नशे के बाद आदमी ज्यादा गुस्से में हो जाता है. फिर एक ऑब्जर्वेशन और थी कि अमीर आदमी जो होता है उसका मुंह जो होता है वो हमेशा टट्टी जैसा बना होता है. वो ऐसे अकड़ के आगे बात करेगा. ये कहां ऑब्जर्वेशन हुई? ये ऑब्जर्वेशन हुई है, मेरा इवेंट का काम है तो मैं हाउस पार्टीज और ये एनिवर्सरीज, बर्थडेज, वेडिंग्स, ये सब, इन सब में हमारा लाइव बैंड परफॉर्म करता रहता है. तो जब पार्टी में अंदर कोई आता था अपना सूट पैंट पहन के, रेमंड का या गुची का या जो भी उनका था महंगा महंगा,
पार्टी के अंदर जब आता था तो मैं उसको बारीकी से ऑब्जर्व करता था। मैं गाना गा रहा होता था लेकिन ऑब्जर्व जरूर कर रहा होता था। मतलब मेरा ध्यान गाने पे कम रहता था, लोगों पे ज़्यादा रहता था, क्योंकि वैसे भी देखिए पार्टियों में गाना कोई सुनता है नहीं, तो इतना फील से गाने की ज़रूरत ही क्या है। क्यों हम इतना दिमाग खराब करें गानों में? क्यों हम एंटरटेन करें जब तुम एंटरटेनमेंट को ले ही नहीं रहे हो, अपना बातें करने में व्यस्त हो। तो सामने से आदमी एंटर हुआ, एक आदमी एंटर हुआ, मुंह एकदम अकड़ा हुआ, कंस्टिपेटेड स्माइल। मतलब अगर हल्का से बोले तो कोई जोक पास कर दो हंसना ही नहीं खुल के, और अकड़ के बात कहे, हाउ हाउ या हाउ व्हाट्सअप या गुड एवरीथिंग इज फाइन ब्रो या एंड लाइक they talk as if like they are something. There is ego in their face. The ego is sitting on their faces. They talk like हम तो ये, हम तो वो हैं, हम तो ये हैं, देखो कौन आदमी आ गया, कितना बड़ा आदमी एंटर हो गया, ये वो, like something. तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये तो ऐसे एक आदमी का होगा। फिर दूसरा आदमी एंटर हुआ, वो भी ऐसे ही अपना अरमानी का सूट पहन के आया और एंटर हो रहे हैं। बारटेंडर को बोलेंगे, हे कम है, यस सर, एक स्कॉच बनाओ, उस पे आइस डालो, स्कॉच विद स्प्राइट एंड आइस क्यूब्स, गो कम ऑन गो, यस सर यस सर, हे कम है, थोड़ा बर्फ और डालना यार, ओके सर सॉरी सर। ऐसे चुटकी बजाएंगे ऐसे, और फिर इशारा करेंगे, हे, फिर ऐसे उंगली से इशारा करेंगे, हे, जैसे उन्होंने पूरी कायनात खरीद रखी है, जस्ट बिकॉज दे हैव अ BMW पार्क्ड इन द पार्किंग, सो दे कैन दे थिंक दे ओन द वर्ल्ड। बिकॉज इनकी गलती नहीं है, गलती तुम लोग की है, गलती सोसाइटी की है। सोसाइटी ने शुरू से यह बोल रखा है जो अमीर है हम उसको सलाम ठोकेंगे, जो अमीर है उसको हम प्रणाम करेंगे। अगर एक बच्चे ने कुछ नहीं किया तो उसके माँ बाप उसको गाली देने लगते हैं, नकारा बोलने लगते हैं, उसको कोई लड़की नहीं मिलती शादी करने के लिए, जो लड़की है वो भी छोड़ के चली जाती बेचारे को। अच्छा थोड़ा बहुत कर भी लिया, 40-50 हज़ार कमा रहा तो वो भी छोड़ के चली जाएगी, है ना। इस दुनिया को अगर आप ध्यान से देखो, जितनी भी सुंदर लड़कियां हैं, अगर आप शादी की जोड़ी ध्यान से देखो तो ज्यादातर लड़कियां बदसूरत आदमी से शादी कर लेती हैं, बशर्त है कि वो या तो IAS IPS हो या फिर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। आप देखोगे इतनी सुंदर वाइफ होगी जिसकी कोई हद नहीं है। मैं एक बार मुंबई में था, दिस इज 2013, और मैं अपना सड़क क्रॉस कर रहा था, मैंने ऐसे देखा गाड़ी में बैठा हुआ एक आदमी मसाला खा रहा था, टकलू, और उसके बगल में उसकी वाइफ थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, कैटरीना कैफ फेल, कैटरीना कैफ फेल, उसका बच्चा था। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है। और यहां मैं खड़ा हुआ था 2013 में मुंबई में अंधेरी में, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, और मैं हाइट देख रहा हूं अपनी, मेरी 5'11" हाइट है, शक्ल भी ठीक ठाक थी, लेकिन कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं, ना कोई पूछ रहा है, कहीं से निकल रहा हूं तो कोई देख ही नहीं रहा है, कोई बात करता है तो कोई सबसे पहले आदमी ये पूछता करते क्या हो। तो इस सोसाइटी की कंडीशनिंग ही ऐसी है कि जब आदमी पैदा होता है तो उसको भर दिया जाता है अंदर से, जैसे कसाब के अंदर भरा गया था कि हिंदुस्तान को मार डालो, हिंदुस्तान में धज्जियां उड़ा दो, तो क्या है, तुमको जन्नत नसीब होगी। यही हमारा मकसद है और इसी से हमारे भगवान को सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो कि झूठ है। अगर आप इंडियन मुस्लिम से पूछोगे तो वो कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है,
लेकिन आप वहाँ पे आईएसएस या जो वहाँ पे जो है जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे ये बताया जाता है कि जो खुदा है वो तुम्हें जन्नत में शराब और ये क्या क्या बोलते हैं इसको, हीरे और ये सब, उससे आपको नवाजेगा। जबकि अगर इंडियन मुसलमान से पूछोगे या पाकिस्तानी मुसलमान से भी अगर आप पूछोगे तो कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है किसी को मार डालो तो जन्नत नसीब होती है, खुदा खुश हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके अंदर डाला गया और डाल डाल के उससे ये, इससे साबित क्या होता है, कसाब का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं मैं, इससे साबित ये होता है कि बच्चा एक खाली सीडी की तरह है। जिस तरीके के तुम प्रोग्राम अंदर डालोगे वही वो डीवीडी में डालोगे वही दिखाएगा। अगर भजन डालोगे तो भजन चलने लगेगा, अगर आप पॉन डालोगे तो पॉन चलेगी। वही बच्चा खाली सीडी की तरह है। तो ये लोग के साथ क्या है, these people are having this illusion that they have achieved something in their life. Now society is, और सोसाइटी उनको कदर भी करती है, सोसाइटी उनको पूछती भी है, सोसाइटी उनको प्रणाम भी करती है। एक आदमी के पास ऑल्टो है उसको इतना इज्जत नहीं मिलती, एक आदमी के पास BMW है उसको ज़्यादा इज्जत मिलती है। तो सोसाइटी का है भी ऐसा, स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। तो these people, when they come inside these parties, they have this constipated smile and constipated face. And after drinking, they come into their real nature. They start talking with waiter as if he's their friend. पहले बोला हे इधर आओ, अरे पीड़ा एक और ले पियो यार, एक और यार, अरे पी आंचो यार पिए। फिर मेरे को आके बोला अरे पार्थ यार क्या गा रहा है तो मजा आया यार। उसके बाद बाहर बालकनी में खड़े होंगे तो पहले कोई हुक्का शेयर नहीं करेगा, सबका सेपरेट हुक्का होगा। लेकिन जैसे ही दारू पी लेंगे उसके बाद एक ही हुक्के में सब लड़कियां भी उसी में पी रही हैं, उसी में लड़के भी पी रहे हैं। एंड देन दे टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। यार ये सब क्या होटल कैलिफोर्निया क्या चला रहा है यार, अपना वो चला दिलबर मेरे, औकात पे वापस आ गए। Why? Because they have this huge anger inside them. And this anger, they're trying to suppress it by getting an identity, which is the identity of a millionaire. Everybody is running behind an identity. Everybody wants to become something. They want to change their identity. They don't want to be a normal middle class man. They want to be a millionaire. They want to be a doctor. They want to be a scientist. They want some identity because they are not happy with the current identity. Why they are not happy with the current identity? Because the societal conditioning is like that. If you are in this current identity, which is nobody, what is the current identity? A baby is born nobody. एक बच्चा पैदा होता है वो कोई nobody है, कुछ नहीं है वो, और उसके बाद उसको कुछ बनना है, कुछ पहचान धारण करनी है। वो पहचान कुछ भी हो सकती है, वो पहचान डॉक्टर हो सकती है, वो पहचान हो सकती है कर्नल, सुपरिटेंडेंट, कुछ भी हो सकता है। इट्स ऑल फकिंग आइडेंटिफिकेशन एट द एंड। बट स्पिरिचुअलिटी में क्या बात होती है? स्पिरिचुअलिटी आइडेंटिफिकेशन को डिस्कार्ड कर देती है। स्पिरिचुअलिटी में आइडेंटिफिकेशन का कोई मायना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी से ही सफरिंग क्रिएट होती है। आइडेंटिटी से क्रोध पैदा होता है। आप वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो वास्तविकता में आप नहीं हो, पर सोसाइटी की वास्तविकता में आप वो हो। अब सोसाइटी एक झूठ में जीती है। सोसाइटी आपको कुछ बनाना चाहती है, उससे आपको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आपको बाकी लोग अपने कमरे में, अपने घरों में एंट्री देंगे,
सोसाइटी के अंदर आपको एंटर होना है तो एक नियम और कानून होना चाहिए, वो कानून आपको फॉलो करना है। वो कानून क्या है? कुछ बन के दिखाओ। और अगर नहीं बने तो चाहे बाहर भी हो तुम सोसाइटी के, तब भी तुमको घर में गाली ही मिलेगी कि वो देखो फेलियर जा रहा है, कुछ नहीं कर पाया, वो देखो फलाना ढिमका जा रहा है, कुछ नहीं कर पाया। स्पिरिचुअलिटी में क्या है? स्पिरिचुअलिटी में आप फकीर हो लेकिन आप सत्य जानते हो। आप इतने खुश हो जितना एक रोल्स रॉयस का ओनर नहीं हो सकता। ना जेफ बजोस से ज्यादा आप खुश हो सकते हो। सॉरी, जेफ बजोस भी आपके सामने कुछ नहीं है, इलॉन मस्क भी आपके सामने कुछ नहीं है। होता क्या है कि ये आइडेंटिटी धारण करने से, जो कि नोबडी है, द आइडेंटिटी ऑफ नोबडी liberates you from suffering, because the moment you are someone, now you are living in an illusion. Now you are living outside this world automatically. You are not in tune with the reality. You are not in tune with this world. You are not in tune with the nature. You are not in tune with the source of creation. You are not in tune with the creator. You are not in tune with the universe. You are just not in tune. You are out of tune. You have already accepted some other pitch, other tune. अब क्या होगा? When you are not in tune with this world starts poisoning you. This is the rule. इस दुनिया का सिंपल सा नियम है, हमारे कानून को फॉलो करो, खुश रहो। हमारे नियमों को फॉलो करो, खुश रहो। ये नेचर कहता है। हमारे जो क्रिएटर है, ये जो क्रिएशन है, इस क्रिएशन का सिंपल सा रूल है कि नियमों को फॉलो करो और खुश रहो। सोसाइटी क्या कर रही है? सोसाइटी ने एक आइडेंटिफिकेशन बना दी सबकी कि मैं एक डॉक्टर हूं। क्या तुम सच में डॉक्टर हो? नहीं हो। हैविंग सेड दैट, then people start reading the books, all this shastra, without understanding that whatever is written in the shastra is not understood by you. Even if you understood intellectually, there is no benefit of that shastra, that Ved. There is no value of that Ved until and unless तुम उसको अपने सिस्टम में नहीं देखते हो, अपने शरीर में नहीं देखते हो, अपने मन में नहीं देखते। भगवत गीता में लिखा हुआ है मन को नियंत्रित करो। आपने बोलना चालू कर दिया, मन को नियंत्रित करो, मन को नियंत्रित करो, मन को नियंत्रित करो। क्यों? नहीं पता आपको। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है तो करते रहो। कौन कर रहा है? कर पाया कोई? कोई नहीं कर पाया। वो आदमी विष के समान है जो आदमी क्रोध करता है, ये लिखा हुआ भगवत गीता में। लेकिन आज हिंदू धर्म के नाम पे, मुसलमान धर्म के नाम पे हर आदमी इतना क्रोधित हो जाता है, हर आदमी लड़ाई झगड़ा कर रहा है, और आदमी और धार्मिक हो गया है पिछले 20 साल से। अभी तो और धार्मिक हो गया, तो उस हिसाब से तो और ज्यादा आपका क्रोध कम होना चाहिए, लेकिन क्रोध है नहीं। मतलब क्रोध कम ही नहीं हो रहा है, कम ही नहीं कर पा रहे हो आप कुछ। जितना ज्यादा तुम मंदिरों में जा रहे हो, उतना ज्यादा तुम्हारा क्रोध बढ़ता जा रहा है। देख सकते हो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और दूसरी तरफ तुम्हारे मंदिर में जो भगवान बैठा, उसी की किताब में लिखा हुआ है क्रोध मत करो, मन को नियंत्रित करो। लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पहले मन को नियंत्रित करने से पहले मन को समझना पड़ेगा। और मन को समझ के जो भगवान कृष्ण ने लिखा है, वेद व्यास मुनियों ने लिखा हुआ है, उसको पढ़ने से मन नियंत्रित नहीं होगा। मन नियंत्रित सिर्फ और सिर्फ मन को समझने से होगा। लेकिन मेरी समझ जो मन की है वो मैं किताब में छोड़ चुका हूं। मैं मर गया, 5000 साल पहले मैं लिख के मर गया।
लेकिन तुमने उसको प्रैक्टिकली अपने सिस्टम में नहीं देखा कि अगर यह लिखा हुआ है कि इंद्रियों से क्रोध उत्पन्न होता है, तुमने पढ़ लिया, फिर तुम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गए, जबकि वो जो लिखा हुआ है पहले तुम्हें अपने सिस्टम में देखना है। मैंने कैसे देखा, मैं अपना एग्जाम्पल बता देता हूं। कई बार लोगों से मैंने सुना, मैंने खुद भी देखा कि एक्सेस सेक्स करने से, एक्सेस मैस्टरबेशन करने से, या लड़की का नाड़ा अगर नहीं खुल रहा है सेक्स के टाइम में, तो कई बार लोग नाड़ा तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को गुस्सा आ रहा है। क्यों आ रहा है? वहां तो प्लेजर है, गुस्सा क्यों आ रहा है? वहीं मैंने यह देखा है कि लोग दारू पी के ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वहीं मैंने यह देखा है कि हाउस पार्टी में लोग गुस्से से भरे होते हैं। जो हाउस पार्टीज होती है, मैंने बहुत सारे अटेंड करी हैं, वहां पे गुस्से से लोग भरे होते हैं। वहीं मैंने देखा है कि लोग जो स्क्रैच लगा दिया अगर हल्का सा कार में, तो बाहर निकल के मारपीटी करने लगेंगे। लेकिन वही अगर कोई स्प्लेंडर वाला जा रहा है, उसके पीछे आपने ठेल दिया, तो वो इतनी तेजी से, इतनी जल्दी वो गुस्सा नहीं करेगा। वो कहेगा जाओ, अच्छा ठीक है। तो इंद्रिय उत्तेजित सबसे ज्यादा कौन करता? गरीब करता, अमीर करता है? गरीब नहीं करता, अमीर करता। गरीब कर ही नहीं सकता ना, गरीब के पास दारू पीने के लिए पैसा ही नहीं है, गरीब के पास दुनिया के भोग विलास करने के लिए पैसा ही नहीं है। गरीब क्या उत्तेजित करेगा इंद्रियों को? गरीब के पास जब पैसे ही नहीं है, वो अपना गांव में बैठा हुआ है, दाल रोटी सब्जी खा रहा है। तुम शहर में बैठे हो, तुम पिज्जा मंगा रहे हो, बियर मंगा रहे हो, तो लाजमी है कि तुम्हारे अंदर ज्यादा क्रोध होगा। क्यों? क्योंकि इंद्रिय को ज्यादा जो उत्तेजित करता है उसका क्रोध ज्यादा होता है। अब ये बात मैं लिख के चला गया या किसी किताब में आपने पढ़ ली, भगवत गीता में पढ़ ली, कहीं भी पढ़ ली, पढ़ने से क्या होता है? पढ़ने से क्या होता है भाई? आज ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, क्या आपने वाकई में अपने सिस्टम में ये देखा है? क्या वाकई में अपने शरीर में ये देखा है कि जो इंद्रियां हैं वो क्रोध उत्पन्न करती हैं? नहीं देखा है तो कैसे होगा? शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा गया है, पहले उसको अपने सिस्टम में देख पा रहे हो तो देख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं देख पा रहे हो भाड़ में जाओ। कभी जिंदगी में कुछ नहीं समझ में आया, लोग क्या करते हैं, हमको शास्त्र विद्या प्राप्त है, तो क्या करें? हे देखो शास्त्र, इन्होंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, तो ये देखो श्लोक मारेंगे, अभी श्लोक रट्टा मारेंगे, श्लोक का अध्याय 7वां 6ठा श्लोक, ऐसे बोलेंगे। उससे क्या होता है? रटने से क्या होता है? ऐसा तो 2nd क्लास का बच्चा भी रटा हुआ है, 5वें क्लास का बच्चा भी रट लेता है कुछ ना कुछ। तो पढ़ने से क्या होता है? पढ़ के समझने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, जब तक वो आप अपने सिस्टम में देखना दो। इसीलिए बोलते हैं देयर इज अ रियलिस्टिक बिलीफ एंड देन देयर इज अ बिलीफ विच इज इल्यूजरी बिलीफ। क्या कह सकते हैं? अनरियलिस्टिक बिलीफ। एक बिलीफ है जो बनता है देख के, एक बिलीफ है जो बनता है मान के। एक बिलीफ है आपने भगवान को साक्षात्कार देख रखा है तब आप मान रहे हो, और एक बिलीफ है हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने फील किया है। वो फील तो कुछ भी हो सकता है कि हमारे पास ये ऐसे यहां पे कुछ प्रॉब्लम आई तो हमारे पास पैसे आ गए तो हम भगवान को मानने लगे। हो सकता है किसी और वजह से आए हो पैसे, लेकिन अगर आपने देख रखा है, साक्षात्कार कर रखा है, तब आपको कोई नहीं कर सकता। अब क्या होता है ऐसे में आदमी फिर जो चीजें समझ नहीं आती उस पर जादू का ठप्पा लगा देता है। जैसे कि बिजनेस नहीं चला तो किस्मत का प्रॉब्लम है, तो जादुई ठप्पा लगा दिया। जब भी इंसान को कुछ समझ नहीं आता है, वो इंसान क्या करेगा? उस पर ठप्पा लगा देगा, जादुई ठप्पा। कहेगा ये इस वजह से हुआ है क्योंकि यहां पे भूत प्रेत है, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि कुंडली के ग्रह नहीं सही है,
ये इस वजह से हुआ है क्योंकि जन्म मृत्यु का कुछ प्रॉब्लम है, पिछले जन्म के कर्म थे, भगवान की दृष्टि नहीं है। अरे भगवान तुम्हारा करियर बनाने बैठे हैं। हाँ, एक भगवान एक बलात्कारी को रोक नहीं पा रहा है 6 महीने की लड़की का बलात्कार करने के लिए, वो आपका करियर बनाएगा? कुछ तो क्वेश्चन करो। भगवान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भगवान आपकी छोटी मोटी जो जिंदगी में जो आपकी एक्टिविटीज हैं उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि आप मेहनत करो, आपका कर्म है, अगर कर्म करो, उसमें भी लोग किस्मत ले आएंगे। वो एक बॉलीवुड एक्टर, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो आके बोलेगा 70% लक होता है, 70% लक होता है, टैलेंट कुछ नहीं होता, 30% टैलेंट होता है। अरे घोंचू, 100% टैलेंट होता है, और उस टैलेंट को सक्सेसफुल करने के लिए जो वहां पे प्रोड्यूसर बैठे हैं, जो कास्टिंग एजेंट बैठे हैं, उनका ऑनेस्ट होना जरूरी है। लेकिन तुम लोग टैलेंट को नहीं देखते हो, तुम लोगों को लड़कियों के चड्डी के अंदर घुसना है पहले, तुम उस बेस पे सिलेक्शन कर रहे हो। इस वजह से कोई ऐसा आदमी आ जाता है बॉलीवुड में जो आदमी टैलेंटेड नहीं है। सत्तर प्रतिशत लक क्या होता है बे? पागल हो गया है क्या? व्हाट इज 70% लक? हाउ डू यू नो 70% लक होता है? 30% टैलेंट होता है। अरे भैया 100% टैलेंट में भी सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सिलेक्शन दे रहा है, जो आपको काम दे रहा है, वो सब करप्टेड है। वो या तो आपसे घूस लेके काम देते हैं, या तो आपकी चड्डी में घुस के काम करते हैं। इसको कास्टिंग काउच बोलते हैं। वो 100% टैलेंट से भी कुछ नहीं होता। और लेट से कि अगर टैलेंट है भी और सब कोई ऑनेस्ट भी है, तो क्या ब्लू ओशन क्रिएट कर रहे हो आप? क्या डिफरेंट ला रहे हो आप? क्या आपके अंदर कोई ऐसा एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से आपको सेलेक्ट करेंगे, जैसे बॉलीवुड में आज से 15 साल पहले करते थे कि अरिजीत सिंह की वॉइस थोड़ी अलग है, या टेक्सचर अलग है, या स्टाइल अलग है, तो उसका सिलेक्शन हो गया। केके की वॉइस अलग है, टेक्सचर अलग है, मॉडर्नाइज वॉइस है। आपके अंदर क्या है? अब तो वो चाह चुका है पूरी तरीके से। अब तो एक्स फैक्टर नहीं देखते। अब तो वहां पे बीच में करप्टेड लोग आ गए हैं। अगर सुंदर लड़की आई है तो सोना तो पड़ेगा ही, लिखवा के रख लो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है। ये मैं नहीं कर रहा, मैं तो वैसे मैं भी जा चुका हूं 2013 में, लेकिन ये डेटा कह रहा है। तो ये चक्कर है सारा का सारा। टैलेंट 100% अगर है और सब लोग ऑनेस्ट भी हैं, तो वहां पे भी कोई ब्लू ओशन क्रिएट करना होता है कि आपकी स्टाइल अलग कैसे है, चाहे वो एक्टिंग हो, डांसिंग हो, कुछ भी हो। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको पूरी जिंदगी काम मिलता ही रहेगा। उससे अच्छा है कि कॉर्पोरेट में जॉब कर लो। वहां पे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको दूसरी कंपनी में जॉब तो मिल जाती है। क्योंकि वहां पे अगर ये करेंगे ना कि घटिया लोगों से काम करवाएंगे, तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। तो कंपनी क्या करती है कि ऑनेस्ट और अच्छे ईमानदार लोग, मेहनती लोगों को लेती है। वहां पे भी लोगों के पास पावर है। चाहे तो जो इंटरव्यू में लड़कियां आती हैं वो सोने के लिए रेडी हो जाती हैं। हर कोई नहीं होती, 10 में से 3 तो हो ही जाएंगी। तो उनको कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। क्यों? क्योंकि कस्टमर बिगड़ जाए। भाई आपको ले लिया, आप प्रोडक्ट में हेल्प कर रहे हो बनाने में, और कल को अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना, कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा और कंपनी डूब जाएगी। इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बॉलीवुड में क्या है, सुंदर लड़की ले आओ, पूरा देश पागल हो जाएगा। लेकिन अब क्या, अब बदल रहा आदमी। अब आदमी को कंटेंट चाहिए। अब अगर तुमने कंटेंट नहीं दिया अगले 5 से 6 साल में, तो पूरा का पूरा बॉलीवुड डूब जाएगा। कंटेंट चाहिए भैया। क्या डिफरेंट ला रहे हो कि वही लड़का, वही लड़की, वही क्या कर रहे हो? ये लड़का लड़की का प्यार दिखा दिया, फिर एक विलन आता है वो आके मार के चला जाता। क्या है यार ये?
क्या कर रहे हो? कुछ नया कंटेंट लाओ। इसीलिए मुझे हॉलीवुड मूवी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हॉलीवुड में ऐसी ऐसी मूवीज़ हैं। एक मूवी है सोर्स कोड, मैं रिकमेंड करूंगा देखने के लिए। उसमें एक आदमी टाइम लूप में फंस जाता है। बड़ी अच्छी मूवी है। कुछ उसमें पैसा नहीं खर्च हुआ है मूवी में, कुछ भी नहीं। फिर एक सीरीज है डार्क करके, बहुत अच्छी सीरीज है। एक मूवी है प्री डेस्टिनेशन करके, बहुत अच्छी मूवी, उसमें भी कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है, कुछ पैसा नहीं खर्च। आप देखोगे आपको कि इसमें क्या पैसा, सीजीआई है ही नहीं इसमें। टाइम ट्रेवलर्स वाइफ करके, उसमें बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्यार करता है वो पुराने, उसमें बड़ा खतरनाक, मतलब रो दोगे आप। भयंकर लव स्टोरी। एक लव स्टोरी आपको बताऊंगा, द लेक हाउस, वो भी टाइम पे है। उसमें कियानो रीव्स है जो मैट्रिक्स में था, और सैंड्रा बुलक है। आप देखो उसमें द लेक हाउस, जिनको लव स्टोरीज और टाइम मशीन और ये सब पसंद है वो देखो, रो दोगे। आप कहोगे यार ऐसे कौन बनाता है, हरे से इतनी खतरनाक मूवी। तो ये होता है। लेकिन वही है ना, लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। एनीवे, तो शास्त्रों को पढ़ने से क्या होता है कि समझ में आ जाएगा, लेकिन जो समझ है उसको आपको अपने सिस्टम में देखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो शास्त्रों को समझ लीजिए आपने बस पढ़ाई है, उससे कोई फायदा नहीं हुआ आपका। इट इज टोटली एब्सोल्यूट नथिंग, वर्थलेस। एक और तरीका होता है कि शास्त्र वास्त्र को छोड़ दो, किताबों को छोड़ दो, खुद देखो झांक के अपने अंदर, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक तरीका। इसमें सारी चीजों में से एक चीज ये कॉमन है कि ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग कॉमन है। ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग, अगर ये दोनों है तो आप कुछ भी कर सकते हो।